क्या हाल है दोस्तों। स्वागत है फिर से आप सभी का वर्चुअल लर्निंग की सीरीज़ में। और आज की सीरीज़ में मैं ऋषि आप सभी के लिए एमएस एक्सेल का क्लास 10 लेकर आया हूं। और आगे बढ़ते हुए आज जो टॉपिक हम सीखने वाले हैं वे टॉपिक्स ये रहे। आज की इस क्लास में सबसे पहले जो चीज़ मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ वो है वी लुकअप विद कॉलम फंक्शन। यानी कि आप लोगों ने नॉर्मली लुकअप देखा, मैंने आपको बताया वी लुकअप देखा, एच लुकअप देखा। पर अभी तक आपने जो वी लुकअप देखा है उसके अंदर आपने देखा कि आपको जो कॉलम होता है जिसमें से हमें रिजल्ट चाहिए उसका नंबर बताना होता है कि पहला कॉलम है या दूसरा कॉलम है, तीसरा है या जो भी है, उसका कॉलम नंबर आपको बताना पड़ता है। पर हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि हमें कॉलम नंबर ना बताना पड़े और जिस हिसाब से डेटा है उस हिसाब से अपने आप जो वैल्यू मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अगर मुझे डिपार्टमेंट में से किसी भी आदमी का डिपार्टमेंट ढूंढना है तो वो पता लग जाए, या पहले वीक में कितने की सेल हुई, दूसरे वीक में कितने की सेल हुई, ये मेरे पास एक छोटा सा डेटा है। और इस पे काम करने का कुछ मान लीजिए पॉइंट ऑफ व्यू में लेकर चल रहा हूँ कि इस तरह के डेटा पे ये हेडिंग मैं कॉपी कर लेता हूँ, सारी हेडिंग कॉपी करके और एक दूसरी जगह पे मैंने पेस्ट कर दिया इस तरफ। और अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ मैं किसी का भी अगर नाम बताऊँ तो अगर उसका डिपार्टमेंट बोला गया है तो डिपार्टमेंट निकल के आ जाए। और अगर पहले वीक का या दूसरे या तीसरे वीक का सैलरी निकालना है या जितने का सेल किया हुआ है वो निकालना है तो वो भी निकल के आ जाए, बस यहाँ नाम डालना है। तो ये हम वी लुकअप कैसे लगाएंगे, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कॉलम नंबर ना बताना पड़े जैसा कि हम पहले करते थे। तो देखिए फॉर्मूला कैसे लगेगा। इससे पहले कि वी लुकअप लगाएं, इससे पहले आप देखिए कि कॉलम फॉर्मूला क्या होता है और ये करता कैसे है काम। इक्वल टू COLUMNS, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है और इसके अंदर आप एक एरे बताते हैं। एरे कैसी भी हो सकती है और आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब इस रेंज के अंदर कुल मिलाकर कितने कॉलम्स हैं ये गिनने का काम ये करता है। जैसे मैंने इसको इतना दिया तो क्योंकि मैंने यहाँ पर 4 कॉलम सेलेक्ट किए थे तो ये मुझे 4 रिटर्न कर रहा है। यही फॉर्मूला अगर मैं इन सब में यूज कर लूँ तो मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं ललित का डेटा ढूंढना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर ललित डाला और अब मुझे इन सब पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखिए फॉर्मूला कैसे लगेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको वी लुकअप टाइप करना है। मैं इन सबको बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको फॉर्मूला ठीक से दिखे। और ये देखिए वी लुकअप टाइप करने के बाद लुकअप वैल्यू जो होगी वो ललित है क्योंकि हमें ललित को ढूंढना है और इसको मैं फिक्स कर देता हूँ। कॉमा लगा के आपको टेबल एरे बताना है कि ढूंढना कहाँ पर है। तो यहाँ मैंने ये पूरा सेलेक्ट कर लिया, इसमें ढूंढना है और इसे भी मैंने फिक्स कर दिया F4 प्रेस करके। ये टेबल एरे हो गया। इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर पूछता है, पर कॉलम इंडेक्स नंबर में मैं क्योंकि डिपार्टमेंट ढूंढ रहा हूँ जो कि दूसरा कॉलम है तो मैं 2 ना बताकर यूज करता हूँ कॉलम्स फंक्शन। और कॉलम्स फंक्शन में मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक। भाई डिपार्टमेंट ढूंढना है तो यहाँ से यहाँ तक गिनो कितने कॉलम है, जितने कॉलम होंगे वही इसका कॉलम इंडेक्स नंबर होगा। तो अब ये यहाँ पर इतनी दूर में गिनेगा कि 2 कॉलम है और 2 कॉलम है, मुझे दूसरे कॉलम में से रिजल्ट चाहिए डिपार्टमेंट में से। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जो कॉलम्स में आपने ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट दिया है इसे आपने फिक्स कर देना है। यानी ये हमेशा नाम से ही शुरू करेगा पर एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं करना। यानी आगे अगर आप इसको खींचते हैं तो ये वीक फर्स्ट पे, वीक सेकंड पे, थर्ड पे जंप करे एंडिंग पॉइंट, पर स्टार्टिंग पॉइंट वहीं रहे जहां से हमने शुरू किया था। ये तो हो गया कॉलम्स। और कॉलम्स के बाद आप इसमें दीजिए रेंज लुकअप, यानी कि डेटा शॉर्टेड है या अनशॉर्टेड। मैंने 0 लगा दिया कि मेरा डेटा शॉर्टेड नहीं है। एंटर करिए, ये ललित का फर्नीचर बताता है। और अब हम इसे वेरीफाई करते हैं कि क्या ये सही है। तो अगर आप ललित का देखें तो यहाँ पर ये फर्नीचर ही बता रहा है। और अगर अब मैं इसको आगे पास कर देता हूँ तो ये बाकी चीज़ें भी दिखाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर हमने कॉलम्स चूज़ किया था तो हमने इतना सेलेक्ट किया था। जब यहाँ पर आया तो ये अपने आप ही इतना हो गया और जब ये आगे आया
तो अपने आप ही नाम से लेकर यहाँ तक हो गया। बाकी सारी चीज़ें फिक्स है, पर ये फिक्स नहीं है और आगे भी ये ऐसे ही बढ़ता रहा। तो अब ये यहाँ पर 4 कॉलम गिन रहा है और चौथे कॉलम में से रिजल्ट निकाल कर दे रहा है, मीन्स कि सेकेंड वीक वाले परफॉर्मेंस में से निकाल कर ये रिजल्ट दे रहा है। तो ये तो था वी लुकअप विद कॉलम फंक्शन। आज की क्लास का जो दूसरा टॉपिक वो देखना है आपको, वो है फॉर्मूला ऑडिटिंग। फॉर्मूला ऑडिटिंग आपको यहाँ पर ये खास तरह का सेक्शन मिलता है और इसके अंदर अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ये पूरा फॉर्मूला ऑडिटिंग हमें आज देखना है। इसमें सबसे पहला जो इस्तेमाल है वो है कुछ इस तरीके का, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये छोटा सा डेटा है और इसमें मैंने यहाँ पर सम करा इन दोनों का और इसी को मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ भी पेस्ट कर दिया। तो ये अपने साइड वालों का सम कर रहा है और फिर इस जगह पे मैंने इसका और इसका सम कर दिया और कॉपी करके मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो ये अपने ऊपर वालों का सम निकालेगा। इसके बाद मैं यहाँ पर सम करता हूँ इन दो नंबरों का जो ये टोटल होकर आया है। अब ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अभी इस पे आप उतना ध्यान नहीं दीजिए, पर अब हम समझेंगे कि ये क्या है। ट्रेस प्रेसिडेंट, असल में ये मैंने जो बनाया है इसके पीछे इसको समझाने का रीज़न था। हमें मान लीजिए ये पता लगाना है कि इस 731 को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की गई, ये पता लगाना है। तो इसके लिए ये चीज़ होती है ट्रेस प्रेसिडेंट का। इस पर क्लिक कर दो आप, ये बता देगा कि इसके लिए इन दोनों का इस्तेमाल हुआ है। फिर मैं एक बार दोबारा यहाँ फॉर्मूला में ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करता हूँ तो दिखा देगा कि इसके लिए इन तीनों का इस्तेमाल हुआ है और इसके लिए इन तीनों का। एक बार फिर मैं जब इस पे क्लिक करता हूँ तो ये बता देगा कि इन तीनों के लिए और इन तीनों के लिए इन दोनों का हर लाइन में इस्तेमाल हुआ है। तो एक फ्लो क्या है किसी भी रिजल्ट के बनने का, डेटा से लेकर इंफॉर्मेशन तक क्या फ्लो है, ये हमें बता देता है उल्टे में। अगर आप चाहें तो ये एरो यहाँ से हटा सकते हैं, ये ऑप्शन आता है रिमूव एरो का, इस पर क्लिक करिए, यहाँ से हट जाएगा। और अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं, ये तो हो गया रिजल्ट, रिजल्ट से आपने सोर्स पता लगाया। अगर आपको सोर्स से रिजल्ट पता लगाना है तो ये भी कर सकते हैं कि भाई ये 96 कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है। तो ये रहा ट्रेस डिपेंडेंट। एक बार क्लिक किया तो ये बता दिया, दोबारा क्लिक किया तो पता चला इससे ये बना है, और एक बार और क्लिक किया तो पता चलता है इससे ये बना है। ये होता है ट्रेस डिपेंडेंट का काम, कि ये चीज़ के ऊपर कोई जो दूसरा डेटा डिपेंड है वो क्या है। अब जो है अगला वो है ये शो फार्मूला। शो फार्मूला क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए अभी आपको यहाँ पर रिजल्ट दिख रहा है, पर इन सब जगहों पे मैंने फार्मूला लगा रखा है। मैं चाहता हूँ भाई रिजल्ट ना दिखे, जहाँ भी फार्मूला लगाया है वहाँ पर फार्मूला दिखे हर जगह। तो हम यहाँ पर आके इस पर क्लिक करेंगे शो फार्मूला पे, लीजिए हर जगह ये फार्मूला दिखा देगा आपको, और अब रिजल्ट नहीं दिखाएगा। या तो आप एक बार में फार्मूला ही देख सकते हैं या फिर एक बार में आप रिजल्ट ही देख सकते हैं। ये मोड चालू है, अगर आप इसे बंद करना चाहो तो यहाँ से बंद करेंगे, दोबारा ये बंद हो जाएगा। इसके बाद जो एक है वो है एरर चेकिंग का। एरर चेकिंग नॉर्मली क्या करता है, किसी भी शीट पर कहीं पर अगर कोई एरर है तो ये उसका पता लगाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर सम करता हूँ और ये मैंने सेलेक्ट किया इतना, तो ये सिंपली सम कर देता है। पर अगर अब मैं इतना सेलेक्ट करता हूँ, जो ये रेंज है, इस रेंज में मैं 3 नहीं बल्कि 2 सेलेक्ट करता हूँ, तो ये एक नॉर्मली ऑटो डिनोटेड एरर होता है। या मान लीजिए हम कोई और ऑपरेशन करते हैं, ये शायद एरर की कैटेगरी में ना ले, जैसे मैं 100 को 0 से डिवाइड करता हूँ, तो देखिए ये एक एरर हो गया और इसकी वजह से ये भी एक एरर हो गया। और अब मैं यहाँ कहीं साइड में क्लिक करके ढूंढना चाहता हूँ, मुझे दिख नहीं दे कि एरर किधर है, तो ये काम हमारे को करके देगा ये एरर चेकिंग वाला फॉर्मूला। इस पर आप क्लिक करिए तो देखिए बता देता है इस वाले जगह पे सेल H52 में एरर है, और एरर क्या है, तो डिवाइड बाय 0 एरर, ये एरर आ रखा है अभी, क्योंकि आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं और ये काम हो नहीं सकता, तो ये एक एरर है। और अगर आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से आप ठीक कर सकते हैं, अगला एरर चेक कर सकते हैं, पीछे वाला एरर चेक कर सकते हैं, फॉर्मूला बार में एडिट कर सकते हैं कि फॉर्मूला में चेंज करना चाहें तो कर सकें, और इग्नोर करना चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, यानी उस पर जो ग्रीन कलर का साइन आ रहा था वो हट जाएगा। अब देखिए इस पर एरर है नहीं और इस पर है, बस साइन आ रहा है, और ये ग्रीन कलर का साइन सिर्फ इस पे है, इस पे नहीं है।
तो ये था शो एरर का ऑप्शन। अब हम देखते हैं इवेल्युएट फार्मूला। इवेल्युएट फार्मूला नॉर्मली तब हम यूज़ करते हैं जब हमारी फार्मूला की इक्वेशन बहुत बड़ी हो और हम ये पता लगाना चाहते हैं कि वो फार्मूला कैसे सॉल्व हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास शुरू में कुछ नंबर्स है, यहाँ मैंने ये 5 ब्रैकेट लगा दी और मैंने कहा कि सबसे पहले तो आपको 10 मल्टीप्लाई बाय 20 करना है, फिर जो आएगा उस पूरे को डिवाइड बाय 2 करना है, फिर जो आएगा उस पूरे का 20% आपको निकालना है और फिर जो आएगा उसमें 10 जोड़ने हैं और फिर जो आएगा उसमें से मान लीजिए मैं कहता हूँ 50 घटाने हैं। तो क्या आएगा ये पता लगाना है। तो एंटर करते हैं, ये 20 आ रहा है, वो भी माइनस का। आप देखिए कैसे हो रहा है। सबसे पहले 10 और 20 का गुणा हुआ, कितना हुआ 200 हो गया और फिर इसके बाद ये 2 से डिवाइड हो गया तो कुल मिला करके 100 बचा। फिर 100 का 20% यानी 20 आया और फिर उस 20 में 10 जोड़ा तो 30 हो गया। फिर 30 में से 50 गया तो माइनस का 20 हो गया। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से काम हो रहा है। जो अंदर ब्रैकेट में सबसे पहले पड़ा हुआ है वो सॉल्व हो रहा है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई सिंपल फॉर्मूला लगाता हूँ, जैसे मैंने कहा 1 जमा में 2 घटा में 3 गुणा में 2 डिवाइड में 2, तो अब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ये 0 आता है। अब 0 कैसे आता है, तो सबसे पहले आप शायद सोच रहे होंगे 1 जमा में 2 होगा, पर ऐसा नहीं है। असल में 2 को हमने डिवाइड किया 2 से तो आया 1, 1 की गुणा हुई 3 से तो आया 3। फिर ये घटा जाएगा, आपका जो 3 है और ये जो 2 है, तो 2 में से 3 गया, माइनस का 1 आया और माइनस का 1 प्लस के 1 में जुड़ गया तो बचा 0। अगर मैं यहाँ पर 2 डालता हूँ तो देखिए क्या आएगा, तो 1 आएगा क्योंकि माइनस का 1 टोटल निकल के आया था और 2 में से वो कम हो गया। तो कोई भी बड़ा सा फॉर्मूला कैसे टूट रहा है, अगर ये आपको पता लगाना हो तो ये ऑप्शन होता है इवेल्युएट फार्मूला का। इस पर आप क्लिक कर देंगे, सबसे पहले तो वही दिखाएगा जो फार्मूला आपका लगा हुआ है। और इस फार्मूला में सबसे पहले क्या टूट रहा है, तो सबसे पहले टूट रहा है 10 मल्टीप्लाई बाय 20। इवेल्युएट करके देखिए ये 200 हो गया। फिर ये ब्रैकेट टूटेगा 200 वाला, तो ये ऐसा हो जाएगा 200 डिवाइड बाय 2 यानी कि 200 डिवाइड बाय 2। और इसको जब इवेल्युएट करते हैं तो ये बताता है 100 हो गया और 100 ब्रैकेट में है तो सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ा जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 0.2 से, यानी कि 100 का 20% निकल जाएगा और वो हुआ ये। फिर इसका ब्रैकेट तोड़ा जाएगा, इसका ब्रैकेट तोड़ा गया तो हुआ 10 और 20 जमा तो 30 हो गया और 30 में से फिर घटाया जाएगा 50 तो आया माइनस का 20। ये स्टेप बाय स्टेप तोड़कर दिखाता है। अगर मैं इसको इवेल्युएट करता हूँ, यहाँ फॉर्मूला में ये रहा ऑप्शन, तो सबसे पहले इसने मुझे बताया कि आपका 2 + 2 जोड़ा जाएगा तो ये हो गया 4, फिर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो गया 2/3 यानी कि 6 और फिर 6/2 तो ये हो गया 3 और 4 - 3 किया जाएगा तो ये आया 1। ये कुछ काम इस तरह से हुआ। इवेल्युएट फार्मूला यही बताता है कि किस तरह से हम एक कैलकुलेशन को शुरू करते हैं और उसके बाद उसका जो रिजल्ट आता है वो किया जाता है। उसने सबसे पहले इसे जोड़ा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइड किया, फिर माइनस किया। मैंने क्या किया, पहले डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस किया, प्लस किया। दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से रिजल्ट सेम ही आएगा। आप कोई भी एक तरीका यूज करके देख सकते हैं। अब जो है इसके बाद वो ये वॉच विंडो। नॉर्मली अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक टाइम पर या तो आप फॉर्मूला देख सकते हैं या फिर आप रिजल्ट देख सकते हैं। पर अगर मुझे ये दोनों ही काम एक ही बार करने हो कि फॉर्मूला भी दिख जाए और रिजल्ट भी दिख जाए एक ही टाइम पर, तो क्या ये पॉसिबल है? तो ये हो सकता है। इसके लिए आपको ऑप्शन जो यूज करना है वो है ये वॉच विंडो का। इसमें हम एक पर्टिकुलर टाइप की रेंज के लिए वॉच विंडो बना सकते हैं। देखिए कैसे काम करेगा। फॉर्मूला में आना है और ये रहा वॉच विंडो। वॉच विंडो पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ये बताता है कि आप कौन सी शीट पर काम कर रहे हैं, उसमें कौन सी फाइल में कौन सी शीट पर काम कर रहे हैं, सेल का एड्रेस क्या है, उसमें वैल्यू क्या है और फिर उसमें आपने फॉर्मूला कौन सा लगा रखा है। ये काम ये करके मुझे यहाँ पर दिखाता है। तो जो भी फॉर्मूला लगा हुआ है वो ये मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। जैसे D40
9 में एक्चुअली ये वॉच विंडो पहले से ही बनी हुई है, इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। ये सारा मैंने डिलीट कर दिया और ऐड वॉच पे क्लिक करते हैं। अब जो आपने सेलेक्ट कर रखा है वो तो सेलेक्ट हो रखा है, इसको आपने बस ऐड कर देना है। अब जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये बता देता है कि भाई E57 में वैल्यू 10 है, कोई फॉर्मूला नहीं है। देख सकते हैं आप, E58 में वैल्यू 20 है और फॉर्मूला कुछ नहीं है। और जहां पर फॉर्मूला है वहां दिखाता है E62 में 150 वैल्यू है और फॉर्मूला ये रहा। तो ये काम हम वॉच विंडो से कर सकते हैं। इतना ही बस इसका इस्तेमाल है और कोई खास इसका इस्तेमाल नहीं होता है। जब आपको एक ही टाइम पर किसी सेल की पूरी डिटेल चाहिए हो तो हम वॉच विंडो का यूज कर सकते हैं। आगे जो आज की क्लास का टॉपिक है वो है कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन भी ठीक फार्मूला ऑडिटिंग के साइड में ही होती है और ये नॉर्मली चीज़ों को कैलकुलेट होने की सेटिंग करने के लिए हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। अब जैसे कि नॉर्मली आमतौर पर आप देखते हैं कि अगर आपने यहाँ पर फार्मूला लगा रखा है और इस पूरे फार्मूले में आपने ये सारी रेंज दे रखी है, तो अगर आप यहाँ कहीं भी चेंज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नीचे चेंज हो जाता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि आपने जो सेटिंग कर रखी है उसे आपने यहाँ कैलकुलेशन में ऑटोमेटिक कर रखा है। अगर आप चाहें तो इसे मैनुअली भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली कर सकते हैं किसी डेटा टेबल के लिए। हालांकि डेटा टेबल क्या होता है ये मैंने अभी आप लोगों को नहीं बताया है, ये मैं आगे बता दूंगा। फिलहाल आप देखिए मैनुअली से क्या होता है। मैनुअली करने से ये है कि अगर अब आप कहीं पर कोई चीज़ चेंज करते हैं तो वो नीचे कैलकुलेट नहीं होगी, बशर्ते आप खुद ना कहें कैलकुलेट करने के लिए तब तक। जैसे मैंने यहाँ पर अगर 150 डाला या 1500 डाला तो भी ये नीचे कैलकुलेट नहीं करेगा। अगर कैलकुलेट कराना है तो यहाँ क्योंकि आपने कैलकुलेशन ऑफ कर रखी है, आपको यहाँ पर कैलकुलेट नाउ पर क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। और इसके लिए आप चाहें तो F9 भी प्रेस कर सकते हैं। F9 रिफ्रेश करने के लिए ही होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे 1200 डालता हूँ तो देखिए अब कैलकुलेट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर मैं F9 प्रेस करता हूँ तो कैलकुलेट कर रहा है। और सेम चीज़ है कि आप चाहें तो एक बार में जितना दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक उतना कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, या अगर पूरी शीट क्लास नंबर 10 जो है ये पूरा का पूरा ही रिफ्रेश करना है तो उसके लिए आप शिफ्ट F9 प्रेस करेंगे। शिफ्ट F9 और F9 लगभग सेम काम ही करते हैं। आपकी शीट को रिफ्रेश करने के लिए होता है, एक पूरी शीट को करता है, एक शीट के छोटे से हिस्से को करता है। तो ये था दोस्तों कि हम कैलकुलेशन को कैसे सेट कर सकते हैं। और अब जो है हमारा टॉपिक ये है एडवांस फिल्टर। फिल्टर आप लोगों ने देखा है, एडवांस फिल्टर नहीं देखा कि एडवांस फिल्टर किस तरह से काम करता है। तो नॉर्मली एडवांस फिल्टर हम तब यूज करते हैं जब हमारा काम कुछ वी लुकअप जैसा होता है, पर ऐसे डेटा पर जिसमें यहाँ डालने जाने वाली वैल्यू एक बार नहीं बल्कि बहुत बार है। जैसे कि मैंने अगर ललित ढूंढना है और ललित यहाँ पर अगर 4 बारी है तो मैं चाहता हूँ कि ललित का नाम अगर डाला गया है तो चारों ललित का डेटा निकल के आ जाए। अब ये काम वी लुकअप तो कर नहीं सकता क्योंकि वी लुकअप एक बार में कोई एक ही रिजल्ट देता है, 4 लोगों के रिजल्ट नहीं दे सकता। तो ऐसे में हम एडवांस फिल्टर लगाते हैं। एडवांस फिल्टर कैसे काम करता है इसके लिए ये मैं हेडिंग को कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करके इसे मैंने साइड में यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और अब आप इसके नीचे बता दीजिए जिस जिसका डेटा आप ढूंढना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ललित बताया और मैंने बता दिया तिवारी, और इन दोनों का डेटा ढूंढना है इन सब के लिए। ये जो आगे डिपार्टमेंट वीक फर्स्ट वगैरह ये सब है। और मान लीजिए ललित भी एक बार नहीं बल्कि कई दफ़ा है। ललित यहाँ भी है और ललित यहाँ भी है और तिवारी एक यहाँ है और एक मैं ऊपर डाल देता हूँ और एक मैं नीचे डाल देता हूँ, तो तिवारी भी कई बार है। और अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों का जितनी भी बार डेटा इस पूरे में रिपीट हो रहा हो वो निकल के यहाँ पर आ जाए इस जगह पर। तो हम एडवांस फिल्टर लगाते हैं। आपको इस पूरे को सेलेक्ट करना है। ये ध्यान रखें कि बीच में कोई भी सेल, रो या कॉलम मर्ज ना हो। और ये सारा सेलेक्ट करने के बाद आपको डेटा में आना है, ये रहा ऑप्शन एडवांस का, इस पर आप क्लिक कर देंगे और जो लिस्ट आपने सेलेक्ट कर रखी है वो ये आपको दिखा रहा है। आपको ये यहीं रखनी है और इसके बाद आपको ये कर देना है कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्योंकि रिजल्ट जो भी आएगा मैं उसको दूसरी जगह पे कॉपी करना चाहता हूँ, ना कि यहाँ से गायब। ये तो ऐसा ही रहेगा। अगर इसको गायब करना है तो आप ये वाला ले सकते हैं, कॉपी टू अनदर लोकेशन। इसके बाद आपको क्राइटेरिया रेंज में देना होता है ये कि किस बुनियाद पर हमें डेटा फिल्टर करना है। तो इस बुनियाद पर करना है।
यानी यहाँ जो नाम मिलेंगे वही इसमें से छांटने हैं। और छांट के रखने कहाँ है, तो रखने के लिए मैंने ये सारा सेलेक्ट कर लिया और ओके कर देंगे। ये कॉपी टू यानी कॉपी करना कहाँ है, तो कॉपी यहाँ करना है, ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ इसमें से इसके बेस पर जो जो डेटा मिला उसको उसने यहाँ पर डाल दिया। अब तिवारी पहले मिला, तिवारी आ गया, फिर एक ललित मिला, फिर तिवारी, ललित और तिवारी निकाल कर इसने मुझे यहाँ पर दिखा दिया है। तो ये तो था दोस्तों एडवांस फिल्टर का यूज़। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ मैक्रो और फ्रीज पेन का यूज़ करना। मैक्रो या फ्रीज पेन आमतौर पर दोनों अलग अलग ऑप्शन है, तो हम पहले फ्रीज पेन का यूज़ समझ लेते हैं। देखिए फ्रीज पेन हम तब यूज़ करते हैं जैसे कि मान लीजिए अभी आप इसको नीचे करना शुरू करते हैं शीट को, और बार बार आपके दिमाग से उतर जाता है कि ये कौन से वीक का डेटा था, या अगर आप इधर करते हैं तो भूल जाते हैं कि ये किस आदमी का डेटा था। तो मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ कि भाई अगर मैं शीट को ऊपर नीचे करूँ तो ये जो नाम आ रहे हैं ना ऊपर, ये ऊपर जो हेडिंग लगी हुई है ये अपनी जगह से ना हिले, ऐसा करना है। तो ये काम हम इसके अंदर कैसे करेंगे, जैसे ये सारा डेटा है, मैं चाहता हूँ ये सब यहीं टिके रहे और नीचे वाला जो है ऊपर नीचे करने पर स्क्रॉल हो, बाकी चीज़ें ना हो। तो हम क्या करते हैं, फ्रीज पेन का यूज़ करते हैं। अगर आपको इस वाली लाइन को फिक्स करना है तो आपको इस लाइन पे क्लिक करना पड़ेगा, यानी कि 17 के लिए आपको 18 पे क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ आइए व्यू में ये ऑप्शन होता है फ्रीज पेन का, इस पर आप क्लिक कर देंगे, ये रहा ऑप्शन फ्रीज पेन, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो क्योंकि मैंने 18 नंबर चूज़ किया था, इससे ऊपर वाला सारा डेटा फिक्स हो चुका है। अब अगर आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। और अगर आप चाहें इसको अनफ्रीज करना तो यहाँ पर दोबारा क्लिक करके व्यू में आके अनफ्रीज कर सकते हैं, ये ऑप्शन अनफ्रीज हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं नामों को फिक्स करना है तो आप बी कॉलम पे क्लिक करेंगे और व्यू में आएंगे और ये रहा ऑप्शन फ्रीज पेन पे क्लिक कर देंगे। अब अगर आप इधर करेंगे तो देखिए ये सारे नाम टिके हुए हैं। ये बात ध्यान रखेंगे कि एक बार में आप या तो रॉ ही फिक्स कर सकते हैं या फिर कॉलम ही फिक्स कर सकते हैं, दोनों एक साथ फिक्स नहीं होते। यहाँ पर आके आप अनफिक्स यानी कि अनफ्रीज कर देंगे। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ मैक्रो का इस्तेमाल करना। हालांकि मैक्रो का एक बहुत ही बड़ा इस्तेमाल है एक्सेल के अंदर। ये पूरा का पूरा विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग के थ्रू अगर सीखा जाए तो काफ़ी लंबा टाइम लगता है इसको सीखने के लिए, लेकिन फिर भी एक आम इस्तेमाल के लिए मैं आपको मैक्रो का यूज़ बता रहा हूँ। सिंपल से काम करने के लिए मैक्रो का इस्तेमाल हमें करना है। अब जैसे कि मान लीजिए आप कोई ऐसा काम है जो बार बार करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप बार बार चीज़ों को सेलेक्ट करके येलो कलर करते हैं, या चीज़ों को सेलेक्ट करके आप बोल्ड करते हैं। तो बोल्ड करने का तो शॉर्टकट है कंट्रोल बी, लेकिन अगर मुझे सब पे येलो कलर अप्लाई करना है जो भी मैंने सेलेक्ट किया, और मैं चाहता हूँ कोई शॉर्टकट बनाना है, तो हम कैसे करें। बोल्ड करना है, बोल्ड करना तो समझ में आता है कि बी से हो जाता है, कंट्रोल बी से, पर येलो कलर करना है और कई बारी करना होता है, तो मैं इसके लिए खुद अपना एक शॉर्टकट बनाना चाहता हूँ। तो हम इसके लिए मैक्रो का यूज़ कर सकते हैं। हालांकि और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे मैक्रो का यूज़ होता है, लेकिन ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आपको सेलेक्ट किए हुए डेटा पे, ये ध्यान रखेंगे, सेलेक्ट करके नहीं, सेलेक्ट किए हुए डेटा पे कलर करना है। तो यहाँ मैं पहले से सेलेक्ट करके बैठा हुआ हूँ और अब मैं आया व्यू में, ये रहा ऑप्शन मैक्रो का, इस पर क्लिक करेंगे और ऑप्शन करेंगे रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो में आपको इसे एक नाम देना होता है, मैंने इसे नाम दे दिया फिल कलर। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि आप जब ये नाम दे रहे हो तो स्पेस ना लगाएं, आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं। और इसके लिए अब आपको शॉर्टकट क्या बनाना है वो बता दीजिए। तो कंट्रोल तो लगेगा ही, मैंने इसके साथ शिफ्ट टी बता दिया, शिफ्ट के साथ टी लगाना है इसको चलाने के लिए, और ओके कर देंगे। अभी मैं मैक्रो के अंदर रिकॉर्ड मैक्रो में गया था, ये ऐसा आ रहा है, और अब मैंने इस पे ये कलर कर दिया, हो गया। कलर करके आपने दिखा दिया, उसने अपनी भाषा में उसे लिख लिया है। अब आप यहाँ व्यू में आके मैक्रो पे आके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे, और जो भी रिकॉर्डिंग हो रही थी वो रिकॉर्ड हो चुकी है। अब अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर येलो कलर अप्लाई करना है इतनी दूर में, तो आपको सीधे कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करना होगा, आपका काम हो जाएगा। इस तरह के काम के लिए मैक्रो का इस्तेमाल किया जाता है। मैक्रो को हम यूज़ कर सकते हैं, अपने खुद के शॉर्टकट बनाना चाहें बना सकते हैं। बस एक बार आपको करके दिखा देना है, और फिर उसके बाद जो कमांड आपने बोला, जो शॉर्टकट आपने बोला,
उसके ऊपर एक्सेल खुद ही वर्क करता है। और ज़रूरी नहीं कि इसी फाइल में करेगा, आप एक्सेल चला रहे हैं अपने कंप्यूटर पे तो हर फाइल में ये शॉर्टकट वर्क करेगा, क्योंकि आपने इसे मैक्रो में डाल दिया है। तो ये तो दोस्तों हमारी आज की क्लास नंबर 10, जिसमें हमने अलग अलग टॉपिक्स देखे, वी लुकअप देखा, एडवांस फिल्टर देखा, फार्मूला ऑडिटिंग, कैलकुलेशन देखा, फ्रीज पेन देखा। और होप इसमें लगभग ये सारे टॉपिक आपके लिए नए ही थे, सब कुछ पहली बार ही देखा है आपने, कुछ भी रिपीट नहीं है। हाँ, वी लुकअप थोड़ा रिपीटेड था, पर उसमें भी कॉलम फंक्शन जो है आपके लिए नई चीज़ थी। तो आप तब तक इन सब टॉपिक्स के साथ प्रैक्टिस करिए, और अब हम सीधे अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, क्लास 11 में। और ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि अगली क्लास में जो आपको लेसन मिलने वाले हैं, इसके 2 अलग अलग पार्ट्स होंगे, क्योंकि वो क्लास थोड़ी लंबी है। तो अगले वीडियो का वेट करिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।